जय हिंद दोस्तों। आज हम मोस्ट अवेटेड वैकेंसी महिला पर्यवेक्षक के विषय में बात करने वाले हैं जो आने ही वाली है। तो क्रस्प वीडियो होगा, छोटा वीडियो होगा, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। छोटा वीडियो इसलिए होगा क्योंकि हमें ना तो कोर्स बेचना है और ना ही कुछ अपना प्रमोशन करना है। तो छोटा वीडियो होगा, सटीक जानकारी आपको मिलेगी। बिल्कुल भी भ्रामक जानकारियों से दूर रहना है आपको और अपनी तैयारी को बूस्टअप करना है। पहले अपन बात करते हैं ये वैकेंसी मध्य प्रदेश के व्यापम के कैलेंडर में कब डली हुई है। इसका एग्जामिनेशन डेट डला हुआ है अक्टूबर में, जो कि होना जो है अभी इम्पॉसिबल लग रहा है। मेरे जितने सोर्सेस हैं उसके हिसाब से इसका जो है एग्ज़ाम नवंबर लास्ट या दिसंबर दिसंबर फर्स्ट वीक तक में इसका एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, जहाँ तक है कभी भी आपके पास, अब सितंबर चल रहा है अक्टूबर, 1 से 1.5 महीने का समय अभी भी आपके पास है, 2 महीने मान सकते हैं। ठीक है, तो अपनी जो है तैयारी को अच्छे से बूस्टअप करिए। ये पुराना हमारे पास 2017 में जो वैकेंसी आई थी उसके भी यहाँ पर हम बात करने वाले हैं। पूरा का पूरा एक भी बिल्कुल भी फेक वाली बात अपन नहीं करेंगे। ऑथेंटिक वीडियो है, पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। लास्ट में आपको तैयारी करने का तरीका भी बताऊंगा, तो बिल्कुल आप बने रहिएगा। पहली बात तो ये है कि इसमें पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं है। एक वीडियो देख रहा था, उसमें बोलता है महिला बाल विकास के जो महिला पर्यवेक्षक की भर्ती आने वाली है उसमें सब आवेदन कर सकते हैं। ये आवेदन, अरे भैया, सिर्फ पुरुष अभ्यर्थी पात्र हैं उसमें। पिछली बार कितनी वैकेंसी आई थी? पिछली बार आपकी 357 पदों पर वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, इस बार भी 357 पदों पर, और जो है कुछ और पदों पर भर्ती, टोटल 700 करीब के पदों पर भर्ती आई हुई थी। ठीक है, तो और इसका पद नाम क्या है? तृतीय श्रेणी का है, महिला पर्यवेक्षक। 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी रहती है। मतलब इसका आपको स्टार्टिंग सैलरी सॉरी, 30 30 33 प्लस आपकी स्टार्टिंग सैलरी बनेगी। जिसमें काला कानून चल रहा है मध्य प्रदेश में, तो प्रथम वर्ष आपको 70%, द्वितीय वर्ष आपको 80%, और तृतीय वर्ष आपको 90%, और चतुर्थ वर्ष से आपको पूरा का पूरा जो पेमेंट है वो पूरा का पूरा मिलेगा। ठीक है, और इसके अलावा क्या है इसमें, और भी नीचे अपन देख लेते हैं। पुरुष अभ्यर्थी बिल्कुल पात्र नहीं है। विकलांग कोटे के सभी पद अस्थिबाधित श्रेणी के लिए आरक्षित हैं, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, शेष विकलांग श्रेणी के अभ्यर्थी अपनी संबंधित श्रेणी के बिना वर्ग के उल्लेखित पदों हेतु आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है, न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता आवेदन करने की अंतिम तिथि तक पूर्ण होना अनिवार्य है। मतलब कि ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है आपका, और ये रनिंग वाले इसमें नहीं भर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा क्या दिया है? विभाग में वर्तमान में कार्यरत संविदा पर्यवेक्षक को उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु आयु सीमा का बंधन नहीं होगा। मतलब जो पहले से कार्य कर रही हैं और उन्हें 5 वर्ष से ज़्यादा का अनुभव है आंगनबाड़ी वगैरह में, उनके लिए इसमें आयु की बिल्कुल भी बाध्यता नहीं है, क्योंकि इसमें यूआर कैटेगरी के लिए मैक्सिमम 45 वर्ष तक की महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। तो जो पहले से संविदा पर्यवेक्षक के लिए जो है कार्यरत हैं, उनके लिए आयु में कोई भी बंधन नहीं है, वो कभी भी भर सकती हैं। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ठीक है, ये 20 अंक वगैरह दिए जाएंगे, उनका जो है विभाग विभाग वाला है वो सब। इसी में एक और वैकेंसी आई थी, देखिए इसी तरह की वैकेंसी वो भी थी। ठीक है, इसमें भी 357 पद दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं है। एक बार फिर से बता देता हूँ मैं, इसमें अपन पूरा बात करेंगे क्या सिलेबस होगा इसका, क्या क्या होगा, क्या कैसे होगा, सब अपन नागरिकता की बात करते हैं। इतना मतलब मध्य प्रदेश का इतना घटिया रूल है भैया। अगर आप अदर स्टेट के लिए आप कर भी रहे हो तो आप उनका कोटा डिसाइड कर दो कि 20% पोस्ट पर अदर अदर स्टेट वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। 80% तो कम से कम मध्य प्रदेश के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। तो पता नहीं है एमपी गवर्नमेंट को क्या हो रखा है कि आप नेपाल भूटान वालों को ले रहे हो। देखो इस सिक्किम की प्रजा तो ठीक है, भारत का हिस्सा है, अब भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके अलावा क्या है, नेपाल या भारत स्थित पुर्तगाली फ्रांसीसी प्रदेशों की प्रजा होनी चाहिए। अरे क्या मतलब है ये सब देने का? अरे सीधा सीधा एमपी के अभ्यर्थियों के लिए 80% सीट रिजर्व करिए ना आप। उसके अलावा 20% सीट जो है अदर स्टेट वालों के लिए अगर आपको देना है तो उसको रिजर्व कर दीजिए, और उनकी एज घटा दीजिए। देखिए एज की बात और कर देता हूँ, जो अदर स्टेट वाले हैं उनकी उम्र 35 वर्ष है, और वो सारे के सारे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ही आएंगे। ठीक है, तो अगर कोई उत्तर प्रदेश वाला वहाँ पे एसटी में आ रहा है, ओबीसी में आ रहा है, तो वो एमपी में आएगा तो वो अनरिजर्व्ड से फाइट करेगा। ठीक है, बाकी अपने यहाँ अनरिजर्व के लिए 45 वर्ष उम्र है, और जो पहले से कार्यरत हैं कर्मचारी उनके लिए जो है 35 जो है सॉरी, कोई उम्र की कोई बाध्यता नहीं है। ठीक है, और ये तो एकदम से बकवास ही है भाई, क्या कह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अपने को देखने के लिए मिलेगा, ये देखो 45 वर्ष दिया हुआ है,
और ये 35 वर्ष अदर स्टेट वालों के लिए दिया हुआ है। ठीक है, इसमें फिर से लिखा हुआ है, इसमें फिर से लिखा हुआ देखो, संविदा पर्यवेक्षक में जो कार्यरत हैं उन अभ्यर्थियों के लिए सीमा का बंधन नहीं होगा, तो वो भर सकते हैं फॉर्म। ठीक है, उनके लिए अलग से जो है और सही भी है। और नीचे अपन चलते हैं, देखते हैं और क्या है। देखिए, मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, आप बिल्कुल उनको रख लीजिएगा साथ में, बहुत काम आने वाले हैं आपके। एक तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आजकल सुबह देंगे और शाम को आपके व्हाट्सएप पर आ जाएगा। ठीक है, तो निवासी प्रमाण पत्र डिजिटल वाला आप जरूर बनवा लीजिएगा। इसके अलावा अगर अगर किसी जाति से बिलोंग करते हैं, ST SC OBC, तो बताने वाली बात नहीं है, आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर EWS का करंट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मतलब जो है अप्रैल 2024 से लेटेस्ट वाला जो अभी, ये नहीं कि आप पूरा एक्सपायर वाला EWS लगा दे रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आप विकलांग हैं तो आपके पास विकलांग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अलावा आपका रोजगार पंजीयन आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, मतलब अगर आपका आधार कार्ड आपके मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, या आपका मोबाइल नंबर गुम गया है, OTP नहीं आ रहा है, तो नया मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जुड़वा लीजिए, अन्यथा बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आपको रोजगार पंजीयन करवाना अनिवार्य है और उसके लिए आपको आधार से लिंक करवाया जाएगा। एक बात और याद रखिएगा, आप समग्र ID अपनी ज़रूर बनवा लीजिएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपनी समग्र ID बनवा लीजिएगा, क्योंकि 3 बच्चों वाला लफड़ा चल रहा है। अगर 3 बच्चे जिसके होंगे उनको नौकरी देने के मूड में सरकार नहीं है, 2 चिल्ड्रन पॉलिसी सरकारी नौकरी में चल रही है, तो समग्र ID जरूर मांगेंगे। अपना समग्र ID अगर अलग नहीं है तो अभी से करवा लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आप क्या करेंगे, 10th की मार्कशीट आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि जो है डेट ऑफ बर्थ वगैरह के लिए ये सब मांगा जाता है। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन मार्कशीट होनी चाहिए। आंगनवाड़ी में कार्यरत हैं जो 5 साल वाली, शायद तक, इसके लिए मुझे कंफर्म नहीं है, देखिए शायद तक बता रहा हूँ, उनका 10+2 से भी चल जाने वाला है। ठीक है, 10+2 अगर उनके पास है, अगर वो 5 वर्ष का उनको अनुभव है कार्य करने का, वो कार्य कर रहे हैं, तो वो 10+2 में भी उनका चल जाएगा। शायद तक, मैं इसमें कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है, वो नोटिफिकेशन आएगा तो ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे अपन। और अगर इसके सिलेबस की बात करते हैं तो आपके एग्जाम में आने वाला है बाल विकास जो कि आएगा आपका 45 नंबर का। ठीक है, इसके बाद आपके आएगा मैनेजमेंट कैसे पढ़ना है मैं आपको बताऊंगा। मैनेजमेंट आएगा इसमें 45 नंबर का, मतलब बहुत बड़ा वेटेज रखता है। इसके अलावा पोषण और स्वास्थ्य, सबसे ज़्यादा नंबर रखेगा पोषण और स्वास्थ्य, ये आपका आने वाला है 55 नंबर का आने वाला है पोषण और स्वास्थ्य। इसके अलावा अगर अपन देखते हैं तो योजना, अधिनियम, कंप्यूटर, रीजनिंग, मैथ, बायो रहेगा उसमें, और GK रहेगा। ये सारे मिलाकर आने वाले हैं कितने मार्क्स के, तो आपके 55 मार्क्स के आने वाले हैं। ठीक है, तो आपका अकेला बाल विकास जो है 45 नंबर लेगा, पोषण और स्वास्थ्य 55 नंबर लेगा, मैनेजमेंट अकेला 45 नंबर लेगा, और ये योजना, अधिनियम, गणित, रीजनिंग, कंप्यूटर, बायो, GK जो होगा वो अकेला, ये जो है इतने सारे सब्जेक्ट 55 नंबर होंगे। आपको फोकस कहाँ पर करना है, आपका ध्येय एकदम क्लियर होना चाहिए कि पोषण स्वास्थ्य पर आपका फोकस होना चाहिए, बाल विकास पर और मैनेजमेंट पर एकदम बेहतरीन तरीके से फोकस होना चाहिए। अब देखिए, मैनेजमेंट जो है ये सभी के लिए एकदम कॉमन विषय नहीं है, ये सभी के लिए सिर दर्द है, तो आपको इसको एक अच्छे सोर्स से पढ़ना चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो है फ्री, क्या अगर फ्री की बात करते हैं अपन, तो मैनेजमेंट आपका बहुत हद तक कवर हो जाएगा। निर्माण IAS के यूट्यूब चैनल में आप सर्च करेंगे ना, या फिर यूट्यूब में डायरेक्ट सर्च करेंगे निर्माण IAS मैनेजमेंट पटवारी, तो उसके लिए आपको मैनेजमेंट मिल जाएगा, तो आपकी बेसिक समझ बढ़ जाएगी। लेकिन क्या है कि जो इसका मैनेजमेंट है ना, नीचे पूरा सिलेबस दिया हुआ है इसमें, जो महिला पर्यवेक्षक का मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा वास्ट है, उसका सिलेबस वास्ट है, तो उतना बस पढ़ने में आपका नहीं हो पाएगा। तो आप NCERT भी फॉलो कर सकते हो, NCERT फॉलो कर सकते हो, या फिर कोई कोर्स अगर आप इनरोल करने में सक्षम हो तो आप कोर्स भी इनरोल कर सकते हो मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मैनेजमेंट थोड़ा सा टिपिकल सब्जेक्ट है, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा बाल विकास वगैरह ये सारी, ये इसका अगर मैं आपको कहूँ एक तरह से, तो इसका आपको कोर्स ले लेना चाहिए किसी ट्रस्ट जगह से, जहाँ आपको ट्रस्ट हो भाई। देखिए, आपके माता पिता का पैसा बहुत मेहनत से आता है, तो उसको आपको वेस्ट नहीं, इन्वेस्ट करना है, तो आप एक ऑथेंटिक सोर्स पर जाइएगा और वहाँ से पूरा उसको ठोक बजा के कोर्स ले लीजिएगा उसका, ये सारे सब्जेक्ट पढ़ने के लिए। वैसे तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं महिला पर्यवेक्षक की, तो आपका कोर्स अभी तक कंप्लीट हो जाना चाहिए, रिवीजन करना चाहिए आपको, लेकिन अभी तक आपने नहीं ले रखा है तो फिर भी अगर आप दिन में 12 घंटे पढ़ने का अगर मादा रखते हैं, 10 से 12 घंटे
पूरा डेडिकेशन के साथ, तो ही आप कोई सा कोर्स लीजिएगा और बराबर मेहनत करिएगा, बराबर रिवीजन करिएगा। पढ़ने से ज़्यादा रिवीजन करना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप वो करते हैं तो आप जो है सिलेक्शन के चांसेस आपके हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूँ। अगर आप बोलेंगे तो मैं ये टेलीग्राम का लिंक आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, और वहाँ से आप डाउनलोड करके इसको पूरा रीड कर सकते हैं। ये पुराना जो है 2017 में जब आया था ना वैकेंसी, ये तब का नोटिफिकेशन है। तो अभी का तो, और कुछ लोग बोल रहे हैं भैया कि सिलेबस ही बदल दिया है। अरे सिलेबस नहीं बदला है भाई, 99%, 99.9% चांस है कि यही सिलेबस रहेगा। तो एमपीएसआई का सिलेबस बदलने का ज़रूर चल रहा है, लेकिन महिला पर्यवेक्षक का सिलेबस वगैरह बदलने का तो कोई मैंने नहीं सुना है कि कहीं पर चल रहा हो। तो बिल्कुल भी आप भ्रम में ना जिए, है ना। आपको नीचे दिखा देते हैं, पूरा सिलेबस इसमें दिया हुआ है, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से क्वेश्चन उठेंगे। थोड़ा नीचे चलते हैं तेज़ी के साथ, ठीक है। ये शायद ये देखिए, हाँ ये दिया हुआ है सिलेबस, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सिलेबस ऊपर से देखते हैं अपन। देखिए जैसे ही आप आएंगे यहाँ पर, देखिए पहला खंड आपका है पोषण एवं स्वास्थ्य। देखिए आपका 55 नंबर ये अकेले कवर करेगा। यहाँ भी दे रखा है पोषण से 10 नंबर का पूछेगा वो, जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व, किशोरावस्था, गर्भावस्था, धात्रा माताएं, नवजात शिशु, बाल्यावस्था, वयस्क, यहाँ से 8 नंबर क्वेश्चन पूछेगा। मतलब इतना शानदार तरीके से इसका सिलेबस दिया हुआ है ना, किस पोर्शन से कितना नंबर आएगा। जैसे सामान्य बीमारियां, यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वो, और इन बीमारियों में भी क्या, दस्त, उल्टी, आँखें, जैसे आपको पूछ देगा आँखों में जो है एक रेडनेस आ जाती है ना, तो वो किसके कारण आ जाती है, ये सारी चीज़ें। नाल एवं संक्रमण, खसरा, गलघोंटू, टिटनेस, काली खांसी, टिटनेस को धनुष टंकार रोग इसको कहते हैं, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, इन सब से पूछेगा 8 नंबर का क्वेश्चन। मतलब टोटल पोषण और स्वास्थ्य से आपका रहेगा 55 नंबर। इसके बाद क्या दिया है, द्वितीय खंड में सामान्य ज्ञान और तर्क विज्ञान, इसमें क्या देगा, सामान्य ज्ञान विभागों की योजनाएं देगा, ठीक है। इसके अलावा नियम एवं अधिनियम, ये सारे अधिनियम पढ़ने पड़ेंगे आपको, घरेलू हिंसा वगैरह, दहेज प्रतिरोध, ये सब सारी चीज़ें। इसके बाद शरीर संरचना, मतलब ये बायोलॉजी का आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा पोर्शन ये बायोलॉजी का है। इसके बाद कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, इसमें से आपको मेनली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़ना है, इंटरनेट पढ़ना है, और मोबाइल संचालन का ज्ञान होना चाहिए आपको, बस थोड़ा सा ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ लीजिएगा बस। सामान्य गणित 8वीं लेवल का आपको पढ़ना है, एकदम बेसिक दशमलव गणित, प्रतिशत, अनुपात, समानुपात, ये 10 नंबर का आएगा। कंप्यूटर 7 नंबर का आएगा। अगर आप बोलेंगे तो इसके लिए हम एमसीक्यू सेशन ले आएंगे, ठीक है, यूट्यूब पर ही बिल्कुल फ्री मुफ्त में, जो भी आप बोलेंगे उसके लिए। मैनेजमेंट के लिए मैं जो है कमिट नहीं कर सकता, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास टीम नहीं है, और मैं फालतू में आपका जीवन बर्बाद करने के लिए कुछ भी नहीं परोस सकता। जो मेरे से आता है मैं उसके लिए कमिटेड हूँ। ये वाले पोर्शन में आप जो भी बोलेंगे उसका मैं आपको दे सकता हूँ। सामान्य तर्क शक्ति हो गया, सामान्य प्रश्न आएंगे, श्रेणी आकृति के, इन सब के, ठीक है। तो ये टोटल मिलाकर 55 नंबर आपका कवर करने वाला है। तृतीय खंड आपका प्रबंधकीय गुण है, ये आपका सिलेबस है भैया। इसमें से कुछ सिलेबस वास्ट है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन उठेंगे सब दे रखा है इसमें, ठीक है। चतुर्थ खंड आपका है शिशु की प्रारंभिक देखभाल एवं शिक्षा, चाइल्ड डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, मतलब बाल विकास का परिचय, शाला पूर्व शिक्षा परिचय उसका दिया हुआ है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है, और बाल देखभाल एवं संरक्षण। मतलब सिलेबस इसका बहुत वेल डिजाइंड सिलेबस है भाई, बहुत वेल डिजाइंड सिलेबस है। ये देखिए, जी हाँ, मैं बता रहा था, जो पर्यवेक्षक जो हैं समिति सीधी भर्ती आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए जो है, उनके लिए 12वीं पास है, ठीक है। 12वीं पास जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है ना, उनके लिए 12वीं पास है। इनका भी कुल 200 नंबर का पेपर होगा, और यही सारे सब्जेक्ट हैं इनमें भी, ये इसमें भी प्रबंधकीय गुण है, ठीक ठीक है। तो ये सारा सिलेबस है आपका। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। मैं आपको तैयारी का तरीका बता देता हूँ कि आप जो भी, अगर मैं सच्ची बात बताऊँ तो आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो मेरे हिसाब से अभी तक में आपका पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाना था। फिर भी आपने नहीं किया तो 10 से 12 घंटे अगर आप पढ़ने का मादा रखते हैं, बल्कि 14 घंटे तक, तो ही आप इसमें कूदें, अन्यथा ये आपका बेस मजबूत है, नहीं तो आप अपना समय ही बर्बाद करने वाले हैं। इसके अलावा आपको प्रैक्टिस कहीं से भी करनी है, यूट्यूब से प्रैक्टिस करनी है, या आपने कोई टेस्ट सीरीज ले रखी है वहाँ से प्रैक्टिस करनी है, कहीं से भी प्रैक्टिस करनी है, आपको अब एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे, देखिए क्या है, आपके एग्जाम का मोड एमसीक्यू मोड में है, तो आपको एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन की आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मार्केट से बुक ले आइए, कहीं से भी ले आइए, कुछ भी करिए, जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आपको लगाने हैं, और इसमें अच्छा स्कोर करना है आपका, ठीक है। कट ऑफ के बारे में कुछ लोग वीडियो बना रहे हैं, अरे अभी वैकेंसी आई नहीं है, आप कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हो।
तो ये सब फालतू की चीज़ों में नहीं पढ़ना, अपना सिलेबस कवर करना है और बेहतरीन प्रैक्टिस करनी है, दबा के प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल जब वो वैकेंसी कैलेंडर में डली हुई है तो आएगी। मैं कहता हूँ मेरी भविष्यवाणी गलत हो गई, 1 महीने और लेट हो गई या 1 महीने पहले ही आ गई, तो क्या कर लोगे आप भाई? तो आपको अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार रहना है, ठीक है? तो चलिए, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हैं। चीज़ें समझ में आई हैं तो हमारी वीडियो को लाइक और हमें चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है। और हम बहुत ही वैल्यूएबल वीडियोस बनाते रहते हैं, जीके के भी वीडियोस डालते रहते हैं हम। हमारे स्टैटिक जीके के 2 वीडियो डले हुए हैं, उनको ज़रूर देखिएगा। एक स्पेस प्रोग्राम के ऊपर डला हुआ है और एक यूनेस्को के ऊपर डला हुआ है। उससे अच्छा यूट्यूब में आपको कंटेंट नहीं मिलने वाला है। उनको ज़रूर देखिएगा, लाभ लीजिए। करंट अफेयर्स के भी वीडियो टाइम टाइम पर डालते रहते हैं और इसी तरह की सामान्य जानकारी, जो भ्रमित होते हैं बच्चे, उनके लिए जो है हम ऑथेंटिक जानकारी भी लाते रहते हैं। तो हमें सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।